जब चाहत को अभिनव के ऊपर शक हो रहा था, तब इधर अभिनव भी अकरम के कैबिन में पहुंच चुका था। जैसे ही अभिनव अंदर आया तो अकरम ने उसकी तरफ अपना कार्ड बढ़ाया और बोला, ये लो, मजे से लंच करना। थैंक यू, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और अकरम के कैबिन से बाहर निकल गया। वो नीचे आया और उसकी आंखें चाहत को ढूंढने लगी। उसने देखा कि चाहत होटल के बाहर शेड में खड़ी थी। अभिनव उसके पास पहुंचा तो चाहत उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अभिनव ने उससे कहा, चले। दोनों होटल के अंदर दाखिल हो गए और एक टेबल पर जाकर बैठ गए। अभिनव जानबूझकर चाहत से नजर नहीं मिला रहा था, वही चाहत उसे लगातार देखती जा रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ। अच्छा, वैसे तुम इस ऑफिस में काम करते हो क्या? मुझे लगता है कि हमें कुछ ऑर्डर कर देना चाहिए, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अभिनव ने चाहत के सवाल को टालते हुए कहा। चाहत ने उसे देखा और एक पल के बाद बोली, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्या? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाने लगा? चाहत इस बात का जवाब देने वाली थी, बात उसकी जुबान पर आ ही गई थी कि इतने में वेटर उन दोनों की बातों के बीच खलल डालने के लिए आ गया। अभिनव और चाहत ने वेटर को ऑर्डर दिया और वेटर वहां से निकल गया, लेकिन चाहत अपना सवाल भूली नहीं थी। उसने बात को घुमाते हुए पूछा, तो तुम क्या करते हो? मैं एके प्राइवेट लिमिटेड में एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। अच्छा, ये तो अकरम जी की कंपनी है ना? अभिनव ने जवाब में हाँ में सिर हिला दिया। इससे पहले कि चाहत आगे कोई सवाल करती, इतने में एक लड़का चाहत के बगल में आकर खड़ा हुआ और बोला, हेलो गॉर्जियस। चाहत ने पलट कर देखा तो पाया कि एक सुंदर सा लड़का फॉर्मल्स पहनकर उसके पास खड़ा था। जैसे उसकी नजर चाहत से मिली तो उसने कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मन नहीं माना। क्या मैं तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रीट ऑफर कर सकता हूँ? उस लड़के ने कहा। उसकी आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान नजर आ रही थी। चाहत उसकी नीयत समझ चुकी थी और अभिनव को भी ये समझ आ गया था कि वो किस नीयत के साथ यहाँ खड़ा था। ऐसे में उसने भी लड़के को टालने के लिए गंभीरता से कहा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो पहले ही मेरे साथ डेट पर है? उस आदमी ने अभिनव की तरफ देखा और बोला, ओह अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम इसके छोटे भाई हो, पर चलो, अब जब तुमने बता ही दिया है कि तुम इसके साथ डेट पर आए हो तो मैं तुम्हें बहुत प्यार से कह रहा हूँ, निकल लो। ये सुनकर अभिनव को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो देखना चाहता था कि ये आदमी किस हद तक नीचे गिर सकता था। इतने में वो लड़का चाहत की तरफ पलटा और बोला, तुम इतनी सुंदर हो तो मैं देखकर लगता है कि तुम किसी वेल टू डू फैमिली से आती हो। डोंट माइंड, लेकिन तुम्हें इस तरह के लड़कों के साथ डेट पर नहीं आना चाहिए। स्टैंडर्ड इज इंपॉर्टेंट, राइट? तुझसे किसी ने कहा ज्ञान देने को? अभिनव ने बीच में आते हुए कहा। उस लड़के ने अभिनव को घूरते हुए देखा और फिर से चाहत की तरफ देखकर बोला, तुम प्लीज मेरे साथ आओ, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। वैसे भी यू डोंट डिजर्व टू बी विद सच डाउन मार्केट बॉयज, जिनके बापों ने उन्हें पैदा कर करके छोड़ दिया हो। साले! अभिनव से इस बार रहा नहीं गया। उस लड़के ने अपनी हद पार कर दी थी। जैसे वो अभिनव के बाप पर गया तो इतने में अभिनव अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे! हर कोई अभिनव की इस हरकत को देखकर हैरान हो गया, लेकिन अभिनव को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने बाप के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। उसने ना सिर्फ उस लड़के को कॉलर से पकड़ा, बल्कि उसे घसीट कर दूर लाया और उसकी नाक पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। क्या कहा तूने? मेरे बाप ने मुझे पैदा करके छोड़ दिया, यही सिखाया तुझे तेरे बाप ने? यही सिखाया है? अभिनव ने ये कहा और उस आदमी को दनादन पीटना शुरू कर दिया। वो लड़का जो अभी तक अभिनव को तेवर दिखा रहा था, अब उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसके मुंह से खून निकलकर उसके कपड़ों पर गिरने लगा था, लेकिन अभिनव का हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसे मारता जा रहा था। चाहत भी अभिनव का ये रूप देखकर घबरा गई थी। अरे उसे मार ही डालोगे क्या? इतने में भीड़ में से कुछ लोगों की आवाजें आई। अभिनव को भी एहसास हुआ कि उसने लड़के को कुछ ज्यादा ही पीट दिया था। ऐसे में उसने हाफते हुए उसे छोड़ दिया। वो लड़का खड़े रहने लायक भी नहीं बचा था। अभिनव को जब होश आया तो उसने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो ये नहीं करता तो वो लड़का चाहत को परेशान करता रहता। अभिनव पलटा और चाहत को देखने लगा। चाहत दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में अभिनव को एक तरह की शांति नजर आ रही थी। अब उसे डर नहीं लग रहा था। तभी अभिनव के कंधे पर पीछे से एक हाथ आया और उसने अभिनव के कंधे को कसकर पकड़ लिया। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि वही लड़का उसे मारने के लिए खड़ा था, पर इससे पहले कि वो अभिनव पर हाथ उठाता, अभिनव ने उसे कोहनी से झटका दिया और वो नीचे गिर गया। हर कोई अभिनव के फोटो खींच रहे थे, उसकी वीडियो बना रहे थे। अभिनव को ये देख अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ये सब अजीब लग रहा था। वो यहाँ से निकल जाना चाहता था, पर इससे पहले कि वो निकल पाता, इतने में पीछे से आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? ये कोई मछली बाजार नहीं है, एक रेप्यूटेड होटल है। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि होटल के मैनेजर की थी। होटल की ऐसी हालत देखकर मैनेजर का दिमाग खराब हो गया था। इससे पहले कि अभिनव उसे अपनी तरफ से कुछ समझा पाता, वो मार खाया हुआ लड़का गिड़गिड़ाते हुए मैनेजर के पास आया और रोते हुए बोला, इस आदमी ने देखो मुझे कितना मारा है, इसने मेरी नाक तोड़ दी, ये देखो। मैनेजर ने पहले उस आदमी को देखा और उसके बाद अभिनव को देखने लगा। बाकी लोग भी अभिनव को देख रहे थे। इससे पहले कि अभिनव अपनी तरफ से कुछ कह पाता, मैनेजर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वीआईपी कस्टमर के ऊपर हाथ उठाने की? क्योंकि इस आदमी ने हम लोगों को परेशान किया। मैं इसे मुंह नहीं लगाना चाहता था, फिर भी ये मेरे बारे में भला बुरा कह रहा था और इसने मेरे पिता के बारे में भी उल्टा सीधा कहा था। बस इतनी सी बात पे तुमने इनके साथ इतना कुछ कर दिया? अभी के अभी माफी मांगो इनसे। मैं इससे माफी मांगू? इससे कहो कि ये मुझसे माफी मांगे। साले चुपचाप माफी मांग। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? बिना माफी मांगे मैं तुझे इस होटल से बाहर भी नहीं निकलने दूंगा। उस आदमी ने कहा जिसे अभिनव ने मारा था। मामला बिगड़ता जा रहा था। अब इससे पहले की बात आगे बढ़ती, चाहत बीच में आई और बोली,
एक्चुअली गलती अभिनव की नहीं है, इस आदमी की है। इसने मुझे छेड़ने की कोशिश की। ये मुझसे गलत तरीके से बात कर रहा था। मैं और अभिनव साथ में लंच पर आए थे, पर ये आदमी। चाहत ने सारी बात मैनेजर और आसपास खड़े लोगों को बता दी। मैनेजर ने पलटकर उस लड़के को देखा और बोला, क्या ये सही है? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में मैनेजर फिर से चाहत की तरफ पलटा और बोला, जो भी हो मैडम, पर इससे माफी तो मांगनी पड़ेगी। अभिनव समझ गया था कि मैनेजर उससे ऐसे क्यों बात कर रहा था। असल में वो अभिनव को उसके कपड़ों से जज कर रहा था। जब अभिनव को लगा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपनी जेब से अकरम का कार्ड निकाला और मैनेजर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें पता है मुझे कार्ड किसने दिया है? इस पर लिखा नाम पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि निष्पक्ष फैसला कैसे किया जाता है। हाँ, ये सही कह रहा है। भीड़ में से किसी ने अभिनव की बात का समर्थन करते हुए कहा। मैनेजर ने अभिनव से कार्ड लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे उसने कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पहले कार्ड को और बाद में अभिनव को देखे जा रहा था। अगर अभिनव के पास अकरम का कार्ड था तो वो समझ गया था कि अभिनव अकरम का खास है। उसने अभिनव से कुछ बोलने की कोशिश भी की, लेकिन उसका मुंह ही नहीं खुल रहा था। अगर अकरम को इस बारे में पता चल जाता तो उसकी नौकरी जा सकती थी। जब अभिनव ने देखा कि मैनेजर के पास कुछ भी कहने को नहीं बचा है, तो उसने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, और तू लड़कियों से बात करने से पहले अपनी माँ के पास जा और उनसे सीख कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। इतना कहते ही अभिनव ने चाहत को अपने साथ लिया और वहां से निकल गया। दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जो कुछ भी हुआ उसके बाद अभिनव ये तो जानना चाहता था कि आखिर चाहत के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो आगे से पूछकर उसे शक करने का मौका नहीं देना चाहता था। चाहत उसकी पहचान जानने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हुई थी। अगर वो उसे जरा सा मौका दे देता तो वो लपकने में देर नहीं करती। अब अभिनव को भूख लग रही थी, लेकिन वो चाहत से खाने के बारे में भी बात नहीं कर सकता था। वैसे भी उसे भूखे रहने की आदत थी। बचपन से वो दिन में सिर्फ 2 बार खाता था। उसने कई शामें तो बिना खाए भी गुजारी थी। पैसे आ जाने से अभिनव ने अपनी आदतें नहीं बदली थी। इधर चाहत भी बार बार उसे देख रही थी, और जब उसे रहा नहीं गया तो उसने पूछा, तुम ठीक हो? हाँ सॉरी, मैंने तुम्हारा मूड और तुम्हारा लंच दोनों खराब कर दिए। तुम चाहो तो हम कहीं और चलकर खा सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरे दिन फ्री हूँ। अभिनव ने उसकी बात सुनी और गाड़ी दूसरे होटल की तरफ मोड़ दी। कुछ देर के बाद उसने गाड़ी एक होटल के बाहर लगा दी। चाहत नीचे उतरी और उस होटल की तरफ देखने लगी। अभिनव ने ऊपर लगा बोर्ड देखा और उसके बाद चाहत के साथ अंदर दाखिल हो गया। अभिनव जानता था कि यह होटल दिक्पाल का था। दिक्पाल होटल के साथ साथ बहुत बड़ा माफिया ग्रुप भी चलाता था। जैसे माफिया वर्ल्ड में टाइगर का नाम बड़ा था, वैसे ही दिक्पाल का नाम भी काफी बड़ा था। जितनी दौलत और धंधे टाइगर के पास थे, उतने ही दिक्पाल के पास भी थे। कई मामलों में वो एक दूसरे के दुश्मन थे। अभिनव को ऐसा आभास हो रहा था कि शायद यहाँ उसकी दिक्पाल से मुलाकात हो सकती है। तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताने वाले? अभिनव के मन में जब ये सारे ख्याल चल रहे थे, तभी चाहत ने कहा। दोनों एक टेबल पर आकर बैठ चुके थे और वाइन पी रहे थे। अभिनव ने भोला बनते हुए पूछा, किस बारे में? असल में वो समझ गया था कि चाहत के मन में ये शक की सुई क्यों घूम रही थी। उस दिन पार्टी में जब अकरम अभिनव को अलग से अपने साथ ले गया था, तब बाकी लोगों ने तो ये मान लिया था कि वो उसके ड्राइवर का बेटा था, लेकिन ये बात चाहत के गले नहीं उतर रही थी। उसने कहा, कमाल है, तुमसे तो मैं तुम्हारे बारे में ही पूछूंगी ना। मेरे बारे में मेरे पास बताने लायक कुछ नहीं है, अभिनव ने कहा और चाहत से बचने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो आपस में काफी गंभीर बातें कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, इस टाइम दिक्पाल बॉस का डंका सिर्फ गुड़गांव में ही नहीं, पूरे इंडिया में बज रहा है। हाँ, मार्केट से जैसे ही टाइगर गायब हुआ, वैसे ही टाइगर का नाम भी गायब हो गया। ये सुनते ही अभिनव पलटकर उस आदमी को देखने लगा जो ये बात कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो टाइगर के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे। बताओ ना अभिनव, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? चाहत ने पूछा। तभी उन लोगों में से एक ने कहा, नहीं, टाइगर अभी गया नहीं, टाइगर जिंदा है और वो जल्दी लौट कर आएगा। मैंने तुमसे कहा था ना जॉनी, इतनी मत पिया करो कि संभली ना जाए। कुछ भी बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं बकवास तो तुम कर रहे हो। टाइगर का कंपैरिजन दिक्पाल से, विस्की और देसी शराब का क्या मैच? मैं कह रहा हूँ टाइगर जिंदा है एंड ही विल रिटर्न सून। जॉनी नाम के इस आदमी की बात सुनकर अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो ये जानना चाहता था कि जॉनी मन से फेंक रहा था या उसके पास सच में कोई जानकारी थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव सच का पता लगा पाएगा और क्या चाहत अभिनव के मुंह से सच निकलवा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब अभिनव उन लोगों की बातों को ध्यान से सुन रहा था, तब इधर चाहत भी उसे देख रही थी। चाहत भी अब अभिनव की तरह उन लोगों की बातें सुनने लगी थी। जब उसके कान में उनकी बातें पड़ी तो वो धीरे से हंसते हुए बोली, क्या डेयरिंग है यार इन लोगों की। दिक्पाल की होटल में बैठकर टाइगर की बातें कर रहे हैं। या तो इन्हें शराब चढ़ गई है या फिर सच में इनमें बहुत हिम्मत है। इतना कहकर चाहत फिर से अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गई थी, लेकिन अभिनव अभी भी उनकी बातें सुन रहा था। चाहत लगातार अभिनव को देखे जा रही थी। उसे न जाने क्यों यह आभास हो रहा था कि अभिनव उससे कुछ तो छुपा रहा था। वो औरों की तरह अभिनव के कपड़े नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी नजर उसके चेहरे पर थी। उसकी आंखें, उसके बाल और उसकी त्वचा देखकर चाहत को ऐसा लग रहा था कि अभिनव किसी बड़े परिवार का वारिस था और वो इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चाहत ने इस बारे में उससे आगे बात नहीं की। टाइगर सबसे बेस्ट है। इंडिया में तो क्या, आउट ऑफ इंडिया भी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। दिक्पाल तो दूर दूर तक नहीं, जॉनी ने कहा। उसके मुंह से ये सुनते ही एक आदमी ने जॉनी के मुंह पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हारा टाइगर को लेकर जो ये प्यार है ना, ये तुम्हारी जान ले लेगा प्यारे।
जैसे ही दूर बैठे अभिनव ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने में तीसरे आदमी ने कहा, हाँ यार, ये जॉनी हमें मरवा देगा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी अभिनव की नजर एक काले सूट पहने आदमी पर पड़ी। उसने आंखों पर चश्मा लगा रखा था और काफी देर से उन तीनों को देख रहा था। जैसे ही वो तीनों आदमी अपनी जगह से उठकर वहां से बाहर निकले, वो आदमी भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। जब वो अभिनव के बगल से निकला तो अभिनव ने देखा कि उसके पास एक बंदूक थी। अभिनव को यह समझने में देर नहीं लगी थी कि वो दिक्पाल का आदमी था। अभिनव को यह भी समझ में आ गया था कि कुछ ही देर में उन तीनों लड़कों के साथ यह आदमी क्या करने वाला था। अभिनव! जब अभिनव अपने ख्यालों में खोया हुआ था तभी चाहत ने चिल्लाते हुए कहा और उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाल दिया। अभिनव ने उसे देखा और बोला, क्या क्या कह रही थी तुम मेरी दोस्त से झूठ बोल रहे हो। कौन सी दोस्त? अनन्या! चाहत ने जोर देते हुए कहा। अभिनव को एहसास हुआ कि उससे गड़बड़ हो गई थी, फिर भी उसने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों उससे झूठ बोलने लगा। और हाँ चाहत, मुझे अभी निकलना होगा, एक जरूरी मीटिंग है, मुझे उसके लिए जाना है। और फिर तुम्हें तो पता ही है, मैं अनन्या का पति हूँ, अगर घर पहुंचने में जरा भी देर हो गई तो वो मेरी जान ले लेगी। वैसे भी वो मेरे ऊपर बहुत शक करती है। शक तुम्हारे ऊपर? वो तुम्हें पसंद तक नहीं करती, उसके दिमाग में तुम्हारा ख्याल भी नहीं आता, तो फिर वो तुम्हारे ऊपर शक क्यों करने लगी? हाँ जानता हूँ, फिर भी अभी मुझे जाना होगा, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? चाहत ने अभिनव के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिलाया और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, हम फिर कब मिलेंगे? जल्दी ही। अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चाहत के साथ होटल से बाहर आ गया। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि जॉनी और उसके साथी पीछे की तरफ भाग रहे थे। अभिनव को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। उसने चाहत से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? अभिनव की आंखें आगे भी थी और पीछे भी। चाहत ने कहा, मुझे बस यही पास ही उतार दो, मुझे वहाँ एक छोटा सा काम है, मैं वहीं से निकल जाऊंगी। अभिनव ने राहत की सांस ली। चाहत उसका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली थी और वो लोग वहां से निकल गए। वहां पहुंचकर उसने तुरंत गाड़ी को रोका और दरवाजा खोल दिया। चाहत को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी जल्दी क्या थी। अभिनव ने कहा, और हाँ, मेरे साथ लंच करने के लिए थैंक्स। ये बात उसके दिल से निकली थी। अगर चाहत उसे अपने साथ नहीं लाती तो वो इन लोगों को भी नहीं देख पाता। चाहत ने भी मुस्कुराते हुए कहा, फिर मिलेंगे, और वो हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गई। उसके जाते ही अभिनव ने फिर से पीछे देखा। उसने पाया कि वो लोग काफी दूर निकल गए थे। उन तक पहुंचने के लिए उसे यू टर्न लेना था, लेकिन यू टर्न बहुत आगे था। ऐसे में अभिनव ने रिवर्स गियर डाला और गाड़ी को जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से पीछे की तरफ दौड़ाने लगा। वो अक्सर अपने पिता को गाड़ी ऐसे ही पीछे की तरफ दौड़ाते हुए देखता था। तब उसे समझ नहीं आता था कि उसके पिता ये क्या कर रहे हैं। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके पिता उसे आज के लिए तैयार कर रहे थे। अभिनव पीछे चलता जा रहा था। आसपास से काफी सारी गाड़ियां निकलते जा रही थी। अभिनव बहुत ध्यान और तेजी के साथ उन लोगों की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस बीच एक गाड़ी से वो टकराने ही वाला था कि इतने में उसने ब्रेक लगाया और गाड़ी को आधा घुमा दिया। साला पागल हो गया क्या? दूसरे आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। अभिनव ने बस अपना कान पकड़ लिया और फिर से गाड़ी को रिवर्स में ले जाने लगा। कुछ देर के बाद जब अंधेरा होने लगा तब अभिनव की गाड़ी उन लोगों के पास जाकर खड़ी हो गई थी जो एक आदमी को घेर कर खड़े थे। उन लोगों के पास पहुंचकर अभिनव को पता चला कि वो लोग उस लड़के को मार रहे थे। रुको! इतने में अभिनव ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर सभी रुक गए और पलटकर देखने लगे। अभिनव एक कदम उनके पास आया और बोला, क्या उस बेचारे को मार रहे हो? तुझसे मतलब है तभी तो यहाँ खड़ा हो। अगर जिंदगी में आगे भी खड़ा ही रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जा, वरना इसकी तरह लंबा कर दूंगा। एक हट्टे कट्टे से आदमी ने अभिनव को घूरते हुए देखा और कहा। यह सुन अभिनव को हंसी आ गई। उसने कहा, अरे ये लाइन तो मैं तुझे बोलने वाला था, तूने मेरी लाइन छुड़ाई, अब तो तू और ज्यादा मार खाएगा। अभिनव के मुंह से ये बात सुनकर उन लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उन लोगों का लीडर आगे आया और बोला, अरे हीरो बन रहा क्या है? जानता नहीं गुड़गांव में ये हीरोगिरी काम नहीं आती, चुपचाप चला जा, वरना बेकारी हमें एक की जगह दो कमरे खोदनी पड़ेगी। अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उन लोगों की तरफ देख रहा था और उनकी गिनती कर रहा था। इतने में उसने एक लड़के से कहा, भाई जरा पीछे हो ना। हाँ। वो लड़का पीछे हटा तो आखिर में अभिनव ने अपनी गिनती पूरी कर कहा, हाँ, अब कब्रिस्तान वालों को फोन करके बोल दो कि वो 2 नहीं 20 कब्रें खोद कर रखे। 2 लोग 20 मुर्दों को गाड़ने आ रहे हैं। इस बात ने अभिनव के सामने हर एक आदमी के गुस्से को भड़का दिया था। इधर अभिनव भी अपनी मुट्ठी कसकर तैयार हो गया था। एक आदमी दौड़ते हुए अभिनव की तरफ आया और उसने अभिनव पर डंडे से वार करने की कोशिश की, लेकिन अभिनव ने उसका डंडा पकड़ा और उसके पेट में मार दिया। लड़का नीचे गिर पड़ा। पकड़ो साले को! लीडर ने चिल्लाते हुए कहा और उसके बाकी आदमी भी एक के बाद एक अभिनव पर टूट पड़े। अभिनव भी उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो किसी का सिर दीवार से फोड़ रहा था तो किसी के पेट में अपना घुटना मार रहा था। उसने एक आदमी की पसलियों को उसी के डंडे से तोड़ा और फिर एक आदमी की गर्दन को दबोचकर उसे सड़क के उस पार फेंक दिया। देखते ही देखते अभिनव ने समा और समय दोनों बदल दिए। वो लड़का डॉनी जो अभी तक उन लोगों से मार खा रहा था और जिसे लग रहा था कि अब उसके जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं है, वो खुद अभिनव का ये रूप देख हैरान हो गया था। उसके लिए अभिनव भगवान से कम नहीं था। जब अभिनव ने उनके लीडर को भी मार मार कर हदभरा कर दिया तो वो दर्द के मारे कराहते हुए बोला, कौन हो तुम? अभिनव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी आंखों में देख रहा था। वो आदमी जवाब जानने के लिए बेताब हुआ जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि अभिनव उसे कोई जवाब देता वो खुद ही नीचे गिर गया था। उसकी आंखें बंद हो गई थी और उसने हिलना डुलना बंद कर दिया था। उसे इस हाल में देख अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इधर जॉनी का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था जो एक साथ इतने लोगों को चित कर सके।
वो धीरे धीरे अभिनव की तरफ आगे बढ़ने लगा था। अभिनव ने देखा कि उसकी होंठ के पास से खून आ रहा था, उसकी आंख के नीचे काला गड्ढा हो गया था, उसके पैर में मोच थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। कुल मिलाकर उसकी हालत बहुत खराब थी। अगर अभिनव वक्त रहते वहां नहीं पहुंचता तो वो मर सकता था। उस लड़के ने अभिनव के पास आकर पूछा, कौन हो तुम और तुमने हमारी जान क्यों बचाई? जॉन इस सवाल का जवाब जानने के लिए बेताब था। उसके दोस्त वही सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े थे। अभिनव ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोला, मैं कौन हूं ये मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम ये किसी को नहीं बताओगे कि मैं कौन हूं। जॉनी ने अभिनव की शर्त पर बिना सोचे हाँ में सिर हिला दिया। अभिनव ने उसकी जान बचाई थी। वो अभिनव के लिए अपने दिल में इतना छोटा सा राज तो रख ही सकता था। अभिनव उसके पास आया और उसे अपना कान पास लाने का इशारा किया। जॉनी अब अपना कान पास लेकर आया। अभिनव धीरे से उसके कान के पास झुका और बोला, मैं टाइगर हूं। और इतना कहकर वो 2 कदम पीछे हो गया। जॉनी ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बिना पलक झपकाए अभिनव को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो देख रहा था वो सपना है या हकीकत। अभिनव ने उसे इस बात को सीक्रेट रखने के बारे में याद दिलवाया और उसके बाद गाड़ी में बैठकर निकल गया। जॉनी अभी भी बिना पलक झपकाए अभिनव की गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर के बाद अभिनव हरदेवपाल सिंह के घर आ गया था। इतने सारे लोगों को मारने के बाद अभिनव के हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। उसने गाड़ी पार्क की और एक गहरी सांस लेकर अंदर जाने लगा। वो बहुत धीरे धीरे और ध्यान से अंदर जा रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब हमें करना क्या चाहिए। मेरे हिसाब से हमें गौरव से कहना चाहिए कि वो अकरम से इस बारे में बात करे। अब तो वही हमारी मदद कर सकते हैं, राजीव ने कहा। जब अभिनव अंदर आ रहा था तब राजीव, शर्मिला और परिवार के बाकी लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। वो सभी काफी चिंता में नजर आ रहे थे। जब तक हमें किंग कॉर्पोरेशन का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है हमें फॉक्स ग्रीन होल्डिंग से सपोर्ट लेना चाहिए। शर्मिला ने भी अपनी तरफ से सुझाव देते हुए कहा, मम्मा अब कैसी बातें कर रही हो? ये दोनों कंपनीज टाइगर चलाता है और हम जैसे लोग टाइगर से सीधा जाकर नहीं मिल सकते हैं। आज तक जब उसे किसी ने देखा ही नहीं तो हम कैसे उससे मिल पाएंगे? अनन्या ने कहा। यह सुनकर शर्मिला बोली, शायद चिराग इस काम में हमारी मदद कर सकता है। मैं काम करती हूँ, तुम्हारी और चिराग की शादी फिक्स करवा देती हूँ। वैसे भी इस अभिनव ने हमें दिया क्या है? ठीक इसी वक्त अभिनव घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे पूरी बात तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जितना उसने सुना उसे सुनकर उसे लगा कि अनन्या की कंपनी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। हेलो, नमस्ते, अभिनव ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वो भले ही कितना भी थका हुआ था, लेकिन वो इन लोगों को पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो क्या करके आया है। जैसे ही अभिनव ने चहकते हुए नमस्ते किया तो शर्मिला, अनन्या और राजीव उसे देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। अभिनव उनकी आंखें देख हैरान हो गया। अभिनव को यह तो नहीं लग रहा था कि वो लोग मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आज जिस तरह का गुस्सा उनकी आंखों में नजर आ रहा था उसे देखकर अभिनव को कुछ अजीब लग रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों सब लोग अभिनव से गुस्सा थे और किस परेशानी में फंसी थी अनन्या? क्या अभिनव उसकी परेशानी हल कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मैंने कहा नमस्ते एंड हेलो अनन्या, अभिनव ने दोबारा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, पर यह सुनते ही उन तीनों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। शर्मिला ने उबलते हुए कहा, क्या सही टाइम पर आए हो? अभिनव ने यह सुनते ही अनन्या को देखा। वो ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन अनन्या ने भी एक गहरी सांस ली और अभिनव से नजर फेर ली। अभिनव से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? राजीव ने उसे एक पल को देखा और फिर टेबल पर रखा अपना फोन उठाया। उसने कुछ खोला और आखिर में स्क्रीन अभिनव की तरफ घुमा दी। अभिनव पास आया और उसने राजीव से फोन ले लिया। फिर उसने स्क्रीन पर जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें अभिनव उस लड़के को होटल के अंदर बुरी तरह से पीट रहा था। अभिनव को यह देखते ही अंदर से बुरा लगा। अब उसे समझ आ गया था कि वो सभी अभिनव से खार खाकर क्यों बैठे थे। उसने कहा, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं समझा सकता हूँ। इतने में शर्मिला ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, क्या समझाओगे? कि तुम अपने खाने का बिल भी नहीं चुका पाए और इस चीज से बचने के लिए तुमने इस बेचारे के साथ मारपीट की? शर्मिला ने कहा। अभिनव अपनी तरफ से कुछ कहता, इतने में अनन्या आगे आई और बोली, आई कांट अंडरस्टैंड, तुम्हें इतनी महंगी जगह पर खाना खाने की जरूरत ही क्या थी? तुम तो घर से ये कहकर निकले थे ना कि तुम जॉब के लिए जा रहे हो। फिर अभिनव फंस गया। उसने वीडियो को दोबारा देखा। पूरे वीडियो में उसे चाहत कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ये देख अभिनव की जान में जान आ गई। अगर उन लोगों को पता चलता कि अभिनव चाहत के साथ था तो उसके लिए जवाब देना और भी भारी हो जाता। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे अनन्या और ज्यादा नाराज हो। हमने तुम्हें इसलिए तो अपने घर में जगह नहीं दी थी कि बाहर जाकर तुम हमारे परिवार की सरे बाजार इज्जत उछालो। जब बाकी दोनों महिलाओं ने अपनी बात कह दी तो राजीव से भी नहीं रहा गया और उसने भी अभिनव को सुनाना शुरू कर दिया। उसने आगे कहा, अनन्या का पति, इस घर का दामाद, पब्लिक में इतने बड़े होटल के अंदर ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? आप सभी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको सच पता नहीं है। आपने इस लड़के को मार खाते हुए तो देख लिया, लेकिन आप लोगों के मन में यह सवाल नहीं आया कि मैंने इसे मारा क्यों। यह आदमी मुझसे उल्टी सीधे बातें कर रहा था, वो जनाब शनाब बोले जा रहा था और मुझे नहीं, मेरे साथ। अचानक से अभिनव ये कहते कहते रुक गया। उसकी जुबान पर चाहत का नाम आने वाला था। तुम्हारे साथ कौन? अनन्या ने अभिनव की बात पकड़ते हुए पूछा और जवाब के लिए अभिनव की आंखों में देखने लगी। अभिनव चाहता था कि अनन्या अपनी नजर उससे दूर हटा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही थी। जब अभिनव से जवाब नहीं दिया गया तो शर्मिला ने कहा, मुझे पता ही था, आवारा गली का गुंडा, छटा हुआ बदमाश है ये लड़का। पहले उस लड़के का सहारा लेकर तमाशा खड़ा किया, बिना बिल भरे होटल से भागा और यहाँ बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा है। शेमलेस क्रीचर। राजीव,
तुम सच में चाहते हो कि हमारी बेटी ऐसे आवारा सड़क छाप लड़के के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, जबकि अनन्या का हाथ मांगने के लिए एक से एक खानदानी लड़कों की लाइन लगी पड़ी है? शर्मिला ने जिस तरह से बात घुमाई उससे सुन राजू हैरान हो गया। वो अभी अनन्या की शादी पर कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अभिनव को देखकर पूछा, ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया है, अब तुम क्या करोगे? आई एम सॉरी, लेकिन इस लड़के के साथ जो हुआ असल में इसके साथ वही होना चाहिए था। ये सुनते ही शर्मिला गुस्से में आग बबूला हो गई। वो गुस्से में अभिनव की तरफ बढ़ने लगी। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभिनव को थप्पड़ मार दे, लेकिन अपने आप को रोक के उसने कहा, जब हम तुमसे तमीज से बात कर रहे हैं तो तुम भी तमीज से बात करो। परिवार की नाक कटाने के बाद कह रहे हो कि ये जो तुमने किया वो सही किया। अब तुम्हें क्या लगा तुम्हारे ऐसे बोलने से हम तुम्हें गले लगाएंगे, शाबाशी देंगे? ना तुम्हारे पास कोई नौकरी है, ना तुम इस परिवार की मदद करना चाहते हो, तो कम से कम भगवान के लिए ऐसा कुछ तो मत करो जिससे इस परिवार को नीचा देखना पड़े। शर्मिला शांत हो जाओ। राजीव ने शर्मिला को रोकने की कोशिश की। नहीं राजीव, इस बार नहीं। मैं पापा जी से बात करके रहूंगी। ऐसा नहीं चलने वाला है। ये लड़का इस घर में जमाई बनकर तो क्या, नौकर बनकर भी नहीं टिक सकता। अच्छा हुआ कि दोनों की ऑफिशियल शादी नहीं हुई, वरना हम जिंदगी भर अपनी बच्ची को क्या मुंह दिखाते। तुम्हें क्या लगता है पापा मानेंगे? वो अपने फैसले से पीछे हटेंगे? हाँ, मैं मनाऊंगी उन्हें। मैं उन्हें बताऊंगी कि ये लड़का अनन्या के लिए सही नहीं है। अनन्या की शादी अगर किसी से होनी चाहिए तो वो है चिराग, सिर्फ चिराग। ये सुनती ही अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने शर्मिला को देखा और बोली, मम्मा मैं चिराग से शादी करने के लिए कब एग्री हुई? तुम्हारे एग्री होने की मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे पता है व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। इसके साथ रहोगी तो जिंदगी भर तकलीफ ही तकलीफ देखोगी। और फिर तुम्हें अपनी कंपनी के लिए भी मदद चाहिए ना। चिराग के अलावा तुम्हारी कंपनी को फिर से खड़ा करने में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। इस पर अनन्या ने कहा, मम्मा ऐसा नहीं है, मैं खुद अकरम सर से बात करूंगी, वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैं चिराग से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो क्या तुम जिंदगी भर इस आदमी के साथ रहोगी? हाँ बताओ। शर्मिला ने पूछा। नहीं, मैं इन दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अनन्या ने अकड़ के साथ जवाब दिया, तुम्हें अकरम की अकरम सर की मदद किस चीज के लिए चाहिए? अभिनव ने माँ और बेटी की बातों के बीच में आकर पूछा। शर्मिला क्या कह रही थी उससे अभिनव को मतलब नहीं था, लेकिन अकरम का नाम सुनकर वो समझ गया था कि वो अनन्या की मदद कर सकता है। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा तो अनन्या और शर्मिला अभिनव को देखने लगे, लेकिन दोनों ने उसे जवाब नहीं दिया। इतने में राजीव बोला, अनन्या को अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। इसके जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अरे तुम क्यों ये सब इसे बताकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इस प्रॉब्लम में ये क्या कर लेगा? जाकर उस शेयर होल्डर्स की भी वैसी पिटाई करेगा जैसे उस लड़की की कर रहा था। शर्मिला ने अभिनव को और सुनाते हुए कहा और आगे बोली, तुम मेरी बेटी का पति बनकर ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हो। अगर इसने चिराग से शादी नहीं की तो मैं इसके लिए उससे भी बढ़िया लड़का लेकर आऊंगी, पर यू नेवर। इतना कहकर शर्मिला अपने कमरे में चली गई। राजू ने भी फोन उठाया और अंदर चला गया। उन दोनों की जाते ही अभिनव ने गहरी सांस ली और अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? एके लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की जा सकती है, लेकिन अकरम सर कभी इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे क्योंकि इसमें उनका कोई फायदा नहीं है। अनन्या ने ठंडे सुर में कहा। उसकी नजर में अभिनव इस दुनिया का आखिरी इंसान था जिससे वो इस बारे में बात करना चाहती हो। अभिनव ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनन्या ने यह सुनते उसे ध्यान से देखा और बोली, तुमसे एक चीज शेयर करूं? आई हेट यू। और आज जो तुम करके आए हो ना, उसके बाद तो आई हेट यू अ लॉट। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये मदद नाम का लॉलीपॉप मेरे हाथ में पकड़ा कर तुम मेरी नजर में सही साबित हो जाओगे तो तुम गलत हो। तुम अपने पैसों से एक सूट तो खरीद नहीं सकते, मेरी क्या मदद करोगे? फिर भी इफ यू वांट टू हेल्प मी देन प्लीज गेट आउट ऑफ माय लाइफ राइट नाउ। अनन्या मेरी बात तो सुनो, अगर एक बार और मेरा नाम लिया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। इतना कहकर अनन्या ने गुस्से में अपना फोन उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अनन्या को समझाए। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके उसके पीछे जाने लगा। उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम जिस प्रॉब्लम से डील कर रही हो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह सुनते ही अनन्या ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास करना बंद करो अभिनव, इनफ, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अनन्या ट्रस्ट मी, आई हैव अ जॉब, मैं अकरम सर की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, अभिनव ने आखिर में कहा। यह सुनते ही अनन्या को हंसी आ गई और वो बोली, ओह अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी पोजीशन परमानेंट है? हो सकता है कि आज अकरम सर तुम्हारे ऊपर तरस खा रहे हो, लेकिन कल वो तुम्हें लात मारकर बाहर भी कर सकते हैं। तुम और तुम्हारे जैसे हजारों लोग उसके लिए कुछ भी नहीं है, समझे? कुछ भी नहीं। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, अभिनव ने गंभीर आवाज में कहा। यह सुनते ही अनन्या ने खींचते हुए गहरी सांस ली और बोली, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मैं तुम्हारे साथ फंस गई। तुम उस दिन मेरे कमरे में आए कैसे थे? तुम्हें मेरी ही जिंदगी मिली थी बर्बाद करने के लिए। लंबी लंबी फेंकना बंद कर दो। जिसे न अपने घर, अपने परिवार के बारे में कुछ पता हो, वो क्या मेरी मदद करेगा? और सीरियसली तुम अकरम सर से बात करोगे? तुम लाइक सीरियसली? जाओ और एक बार आईने में अपना चेहरा देखो। इतना लताड़ने के बाद अनन्या अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दिया। अभिनव फिर से उसके कमरे के बाहर खड़ा का खड़ा रह गया था। यह सब सुनकर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि हैरानी हो रही थी। उसे सच में अपने परिवार के बारे में पता नहीं था। वो बचपन से अकेला था, अनाथ था। उसे लगता था कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर उसे लगता था कि इसकी बजाय उसे लोगों को प्यार देना चाहिए। उसके जिंदगी में जो आया उसने उसे प्यार दिया, पर कोई पलटकर उसे प्यार नहीं करना चाहता था। अभिनव को इस चीज का मलाल नहीं था। उसे पता था कि उसकी नीयत साफ है। वो जानता था कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं।
जब अभिनव यही सोच रहा था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। अभिनव ने फोन खोलकर देखा तो पाया ये मैसेज उसके क्लासमेट हरीश का था। वही हरीश जो उसके साथ डिलीवरी कंपनी में जॉब करता था। उस मैसेज में लिखा था, कल शाम को रीयूनियन है, दिए हुए पते पर टाइम से पहुंच जाना। अभिनव जब कॉलेज में पढ़ता था तो सब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, कोई उसके पास नहीं आना चाहता था। इस रीयूनियन में भी उसे इसी कारण से बुलाया जा रहा था, पर फिर भी वो जाता। अभिनव ये सोचकर फिर से नौकरों के कमरों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो बिस्तर पर आकर लेटा ही था कि इतने में उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अकरम का फोन था। हेलो टाइगर, मेरी जेनी से बात हो गई थी, तुमने जो कहा है वो हो जाएगा। साथ ही तुम्हारा जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, मैंने उसे हटवाने के लिए बात कर ली है। अभी थोड़ी देर में वीडियो सभी जगह से गायब हो जाएगा। थैंक यू अकरम। और हाँ, मैंने अपना मन बदल लिया है, मुझे तुम मैनेजर से नीचे वाली कोई पोस्ट देना। क्या? अकरम, असल में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अनन्या किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई है और तुम ही उसे निकाल सकते हो। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि अनन्या और उसके परिवार को पता चले कि मैं कौन हूँ। तो मैं उन्हें कह दूंगा कि मैंने अपनी मैनेजर की पोजीशन अकरम को मनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है, और साथ ही उनसे कहा है कि वो चाहे तो कुछ वक्त तक मुझे कम सैलरी भी दे सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और पहचान भी छिपी रहेगी। हाँ। अच्छा, और एक चीज, अभी कुछ दिनों में एक ऑक्शन होने वाला है, अलाइना भी वहां आने वाली है। उससे मिलने का इससे बढ़िया मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। अकरम ने कहा। यह सुनते ही अभिनव के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। बलराज और डीके ने अभिनव को अलाइना के बारे में इतना बोल दिया था कि अब वो उसे जल्द से जल्द मिलना चाहता था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अपनी पहचान छुपाकर अभिनव अनन्या की मदद कर पाएगा? और क्या होगा जब अभिनव मिलेगा अलाइना से? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अकरम से बात करने के बाद अभिनव सो चुका था। अगली सुबह कब आई